अच्छा जी, हम अपील्स की तरफ आते हैं। हम दोबारा से अपनी उन्हीं बातों को रिपीट करते हैं कि सबसे पहले आप रिटर्न जमा कराते हैं तो ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर आ जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपको नोटिस ऑफ ऑडिट आता है, आपका ऑडिट होता है उस दौरान, और फिर आपका अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आ जाता है शो कॉज नोटिस के बाद। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर जब आता है ना मेरे भाई, तो उसके बाद आपकी और कमिश्नर की लड़ाई शुरू हो जाती है। आप कमिश्नर को कहते हैं कि कमिश्नर नहीं भाई, तुम गलत कह रहे हो, तुमने जो ये अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर निकाला है ये गलत है, ये ठीक नहीं है। ठीक हो गया। अब आपके पास ना चार ऑप्शंस होती हैं। चार ऑप्शंस ये होती हैं कि आप चार लोगों के पास कमिश्नर का ये फैसला लेकर जा सकते हैं कि भाई इसने गलत फैसला किया। एक है जी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स। याद रखिएगा भाई, कमिश्नर ना दो तरह के होते हैं। एक कमिश्नर होता है जी सादा कमिश्नर, और एक होता है कमिश्नर अपील्स। ये दो अलग अलग लोग होते हैं, ये बैठते भी अलग अलग बिल्डिंग्स में हैं। इनका आपस में ऑब्वियसली एक दोस्ती दोस्ती भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूं तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा कि कमिश्नर ने जो फैसला दिया है, कमिश्नर अपील अगर उसी का दोस्त हो तो वो कहेगा यार तू है, बस छोड़ दे दफा, के टैक्स पेयर को फारिग करते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ये दो अलग अलग लोग होते हैं। फिर आपके पास अपील के लिए फॉर्म होता है एपेलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। पढ़ेंगे इसका, इसमें कौन लोग होते हैं और ये फैसला कैसे करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का नाम तो आपको पहले से ही पता है। तो ये चार जगह होती हैं जहां पे आप कमिश्नर के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। यानी कमिश्नर ने जो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर निकाला होता है उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। तो आइए सर आगे चलते हैं। ये आप हैं, देख लें अपने आप को। और आपका मुकाबला इन लोगों के साथ होता है। एफबीआर ने, चीफ कमिश्नर ने, इन ऑफिसर्स ने अगर आपके खिलाफ कोई भी फैसला दिया हो तो आप इन लोगों के फैसले के खिलाफ इन एपेलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। तो ये एडमिन अथॉरिटीज, ये वो लोग हैं जो कि तंग करते हैं आपको, और आप शिकायत लेके इन चारों लोगों के पास जाते हैं। बात समझ आ गई? अब इन चारों लोगों के पास कैसे जाया जाता है, आइए ये देख लेते हैं। थोड़ी सी बात आपको मैं बता दूं कि किस तरह से मैकेनिज्म वर्क होता है। लेट्स एज्यूम कि आपने फॉर एग्जांपल, लेट्स एज्यूम कि आप लोगों ने अपनी रिटर्न जमा करवाई। रिटर्न सबमिटेड और नॉर्मल या ओरिजिनल या अमेंड सॉरी एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर इशू हो गया, ये बात हमें पता है। कहीं पे भी आपको नोटिस ऑफ ऑडिट आ गया, शो कॉज नोटिस आया, और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आ गया। अच्छा जी, जब आपने रिटर्न सबमिट की थी ना, तो आपने कहा था कि आपकी टैक्सेबल इनकम है 100 रुपया और टैक्स आपने जमा कराया है 10 रुपया। लेकिन जब अमेंडेड असेसमेंट आया तो उस भाई ने कहा कि भाई आप गलत कह रहे हैं, ऑडिट से हमें पता लगा कि आपकी टैक्सेबल इनकम 100 की नहीं है, 150 की है, और आपका टैक्स 15 का नहीं 10 का नहीं है, 15 का है। आपको जब ये अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आता है ना, इसके साथ एक कागज और भी आता है। एक तो ये कागज आता है ना कि जी हमने आपको ऑडिट किया, ये पता लगा आपकी टैक्सेबल इनकम 150 की है और आपकी टैक्स लायबिलिटी 15 की है। एक कागज आता है, ये इसको कहते हैं अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। एक कागज और भी आता है साथ। इस कागज के ऊपर यह लिखा होता है कि विद रेफरेंस टू द अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशूड डेटेड दिस, your tax liability of rupees 15 is due to be paid. However, you have already paid rupees 10. You are required to pay a difference of rupees 5. इस तरह करके कोई जबान लिखी होती है और आपसे 5 रुपए मांगे जाते हैं, और इस कागज को कहते हैं डिमांड नोटिस। आपसे पैसों की डिमांड की जाती है। सर, इसके अकेले के आने से कुछ नहीं होता। जब तक साथ ये नहीं आएगा ना, आपके पैसे पेएबल बनते ही नहीं है। ठीक है, ये तो फैसला आ गया ना कि मैंने फैसला दे दिया है, पैसे वो आपसे इस नोटिस पे मांग सकता है। तो याद रखिएगा, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के साथ आपको एक अदर डिमांड नोटिस भी आता है, और जब तक आपको डिमांड नोटिस नहीं आता आप टैक्स पे कर ही नहीं सकते। बात समझ आ गई? बड़ा खतरनाक है ये डिमांड नोटिस। आजकल ये लोग क्या करते हैं, डिमांड नोटिस इशू करके ना, इससे पहले कि आपको भिजवाएं, ये पहली बैंकों में जाके ना तो वहां से पैसे निकलवा लेते हैं। अब बंदा कहता है सर मैं तो आपके अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर को मानता ही नहीं हूं,
मैं तो अपील में जाना चाह रहा था, ये आपने क्या हरकत की है? कहेगा कोई बात नहीं, फैसला तुम्हारे हक में आ गया तो वापस ले लेना। सर लेके दिखा दें फिर वापस आप। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ी सी ऑपरेशनली प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, लेकिन किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है कि डिमांड नोटिस आएगा, वो आपको 15 दिन देगा कि 15 दिन में पे कर दो। पे कर दिया तो ठीक है, नहीं पे करोगे तो फिर बात फिर आगे बढ़ेगी, अटैचमेंट और वो सारी बातें जो हमने पढ़ ली हुई हैं। तो ये बात ना आगे एक जगह पर आएगी, तो मैंने कहा अभी आपको बता दूं बजाय इसके कि वहां पे हम फिर रुक के गुफ्तगू करें, तो यहीं पे ही आपको बता देते हैं। ले सर, सबसे पहला फॉरम जहां पे आप थर्ड एम्पायर के पास जाएंगे, दैट इज अपील टू कमिश्नर अपील्स। वो कौन से ऐसे हालात हैं जिसमें आप कमिश्नर अपील के पास अपील लेकर जा सकते हैं, या पहला फॉरम फाइल करने का कौन सा है? अ पर्सन, अच्छा ये बातें ना स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज पे लागू नहीं होती। स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज कौन सी होती है? जो रियासत में ओन की होती है। तो सर अगर रियासत के खिलाफ कोई फैसला एफबीआर ने दिया है, तो सर वो रियासत की, जो एफबीआर भी रियासत का ही है ना, तो रियासत की पीआईए रियासत की एफबीआर के खिलाफ केस कर देगी। कुछ ऐसी बात है ना। अगर पीआईए के खिलाफ एफबीआर ने अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर दिया है, पीआईए भी रियासत की है, हुकूमत की है, और तो और एफबीआर भी रियासत का है, तो रियासत के ही दो इदारे आपस में गुत्थम गुत्था होने लगे हैं। इदारों में तसादुम नहीं होना चाहिए, समझ रहे आप? तो सर ये कहीं ऐसा ना हो कि इदारों में तसादुम हो जाए, इसीलिए स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज की कहानी ना जरा अलग से है, उसको अभी देखते हैं। अ पर्सन गैर मुतमईन विद द फॉलोइंग ऑर्डर्स पास बाय कमिश्नर, या कोई भी एफबीआर का बंदा कमिश्नर अपील को फाइल कर सकता है। सर वो कौन से फैसले हैं? सब सेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 120, कुछ याद है कि ये कौन सा सेक्शन था? ये वो सेक्शन था कि जब आपने रिटर्न जमा कराई और आपके रिटर्न को मशीन से गुजारा गया था, वो मशीन जो अभी तक आई नहीं है, लेकिन चले किताबों में तो लिखा ना, उस मशीन से गुजारा गया था और उस मशीन ने कोई लाल बत्तियां जलाई थी कि इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपने कहा एवं गलत है, ऐसी की तैसी, और आपने 6 महीने तक वो गलती ठीक नहीं की, और उसी सेक्शन में लिखा था कि 6 महीने बाद वो खुद ही ठीक ठूक करके ना तो फारिग कर देंगे। आपने कहा ये तुमने क्या हरकत की है, मैं तो तुम्हारी इस बात को मानता ही नहीं हूँ, मैं कमिश्नर अपील के पास जाऊंगा। तो आप उस हरकत के खिलाफ कमिश्नर अपील के पास जा सकते हैं। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, आपके खिलाफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गई है कमिश्नर की, आप मानते नहीं है, कमिश्नर अपील के पास चले जाएं। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर दे दिया उसने पहली दफा या एज मेनी टाइम्स एज मे बी नेसेसरी, पता है आपको, आप कमिश्नर अपील के पास चले जाएंगे। हाँ, ये दो बातें अजीब सी हैं। वेयर अ पर्सन इज हेल्ड पर्सनली लायबल टू पे टैक्स, एक भाई साहब थे, उनका नाम था सलमान हसन, अन्यवा टैक्स पे करना था उन्होंने एफबीआर का। अब किसी ने उनको कहा कि ना इधर नहर के साथ एक कॉलेज है, वहां पे पाए जाते हैं वो वहां पर आ गए बंदे लेके कि यार ये बंदा पकड़ो, ये टैक्स नहीं पे कर रहा, पता नहीं निकल जाता है उधर से। खैर वो बंदा तो उनको मिला नहीं, उनको ना कोई एक और भाई साहब फिर रहे थे, उमैर शराज साहब, वो मिल गए उनको। उन्होंने कहा सर इधर एक सलमान हसन साहब फिरते हैं। सर पता नहीं फिरते होंगे, मुझे तो नहीं पता, मैं तो खुद कभी कभी आता हूं इधर। सर फिर आप तो आए ना हमारे साथ, क्या मतलब है, ये क्या बात हुई? टैक्स उसका, चैप्टर 4 में कहते हो कि टैक्स उसने पे करना है, और पकड़ के मुझे लेके जाते हो। सर उमैर शराज साहब इज हेल्ड पर्सनली लायबल टू पे टैक्स। सर उनका टैक्स मानते हैं, लेकिन वो इधर ही फिर रहे होते हैं, आप भी इधर ही फिर रहे हैं, यकीनन कोई दोस्ती यारी वाला मामला है इधर, आ जाए ना आप हमारे साथ, आप जरा टैक्स पे करें उनका। तो उमैर शराज साहब कमिश्नर बिल के पास चले जाएंगे, ये क्या बात हुई? एक तरफ कहते हो जिसका टैक्स वो पे करेगा, उल्टा फिर मुझे पकड़ के ले जाते हो। मैं क्यों, मैं कैसे जानूं सलमान हसन कौन है? तो सर उनको पकड़ के ले जाएंगे, और फिर वो भी आगे कमिश्नर अपील के खिलाफ अपील कर देंगे। अगर आपको किसी और के टैक्स का जिम्मेदार ठहराया जाए, तो फिर आप इस फैसले के खिलाफ भी कमिश्नर अपील के पास जा सकते हैं। वेयर ही इज डिक्लेयर्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए नॉन रेजिडेंट पर्सन। ओके, आप घर से रोटियां लेने निकले, तंदूर जा रहे थे, रास्ते में आपको 4 बंदे आए और यामाहा पे आए थे, सॉरी वो वाले नहीं थे, 4 बंदे आए, यामाहा पे उठा के आपको ले गए। किधर लेकर जा रहे हो? टैक्स पे नहीं करते तुम, मैंने तो सारा टैक्स पे किया हुआ है। नहीं भाई नहीं, पिछले महीने ना इधर पाकिस्तान में लाहौर में एम्पोरियम मॉल की छत पे ना एक रेसलिंग का मुकाबला हुआ था, ट्रिपल एच वर्सेस अंडरटेकर। दोनों भाई साहब पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान से इनकम कमा के तो बाहर चले गए थे, उन्होंने टैक्स पे नहीं किया। तो मैं क्या करूं? मुझे क्या लगे कौन है ट्रिपल एच, मुझे क्या लगे कौन? भाईजान हमारे पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन, याद है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि आपने बुलवाए थे वो दोनों बंदे, वो सारा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज करवाया था, और आप ही जिम्मेदार थे कि वो जब पाकिस्तान आए थे तो सारा टैक्स जो है वो पे करके जाते हैं। आपको नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए हम रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, आप दें टैक्स जी। और मैं नहीं हूं, मैं तो रोटियां लेने निकलो, मुझे क्या पता ट्रिपल एच कौन है? आपको गलत फहमी हुई है? नहीं, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई। चले जाए कमिश्नर अपील के पास अपील लेके।
ठीक होगी बात। अपील इफेक्ट ऑर्डर, सर ये सेक्शन 124 है, इसको बाद में देखते हैं ये क्या होता है, ये 124 में पढ़ लेंगे। वेयर कमिश्नर रिफ्यूजेस टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक, आप अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर में या किसी भी सिनेरियो में कमिश्नर के पास गए और कहा सर ये आपने गलती की हुई है। क्या मतलब गलती की हुई है? सर आपके अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर में आपने टोटल गलत किया हुआ है, टैक्सेबल इनकम 150 नहीं बनती, ये 100 ही बनती है। क्या मतलब है? तू रहा जात का इंजीनियर और तू मुझे सिखाने आया कि टैक्स कैसे पे करते हैं। सर देखें ये बात इंजीनियरिंग की नहीं है, ये बात सिंपल टोटल करने की है। आपने टोटल गलत किया हुआ है। फिर वही बात, तू है कौन? अभी बुलाऊं वो लोग, अभी तुझे फारिग कराऊं? सर क्या बात कर रहे हैं आप, गलती है आपकी, कोई गलती, उठा के आपको बाहर फेंकवा दिया गया एफबीआर से। तो सर कमिश्नर रिफ्यूजेस टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक, आप कमिश्नर अपील के पास चले। और आखिर में वो कहता है कोई भी ऐसा फैसला विच एनहेंसेस असेसमेंट, एनहेंसेस असेसमेंट का मतलब होता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ा दी गई, रिड्यूसेस अ रिफंड, आपका रिफंड कम कर दिया गया, या फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ा दी गई। ये तीनों सिनेरियोज एक ही हैं, नुकसान आपका हो रहा है, तीनों सिनेरियोज में नुकसान आपका हो रहा है। तो अगर किसी भी फैसले के खिलाफ, किसी भी फैसले में आपका नुकसान हो रहा हो तो आप कमिश्नर अपील के पास जाके तो अपील दायर कर सकते हैं। ठीक है। हाउएवर एग्रीव पर्सन होता है दुखी लोग, जैसे आप लोग हैं, है ना दुखी। हाँ कौन सा पर्सन? अफेक्टेड, अफेक्टेड पर्सन नहीं, दुखी बंदा, दुखी बंदा। हाँ दुखी फॉर एवर अलोन, यू नो दुखी। तो दुखी बंदा जैसे कि आप, मैं तो नहीं हूं, मैं इधर फायर एन अपील बिफोर द कमिश्नर अपील। आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो आप कमिश्नर अपील के पास अपील ले जाएं और गिव अप दैट राइट एंड फाइल द अपील डायरेक्टली बिफोर द एपीलेट ट्रिब्यूनल इन रेवेन्यू। सर आपके पास दो रास्ते हैं, या तो कमिश्नर अपील के पास चले जाएं या ट्रिब्यूनल में चले जाएं, दोनों में से कहीं पे भी आप अपील कर सकते हैं, आपके पास खुली ऑप्शन है। व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन क्या है? एन अपील कैन नॉट बी फाइल्ड इफ टैक्स पेयर हैज नॉट पेड द टैक्स अलॉन्ग विद द रिटर्न। सर जी जब आप अपील फाइल कराने जाएंगे ना, वो कहेगा कि तुम्हें जब डिमांड नोटिस आया था ना, उसमें उसने तुमसे 5 रुपए मांगे थे, 15 बनते थे, 10 तुमने पहले दे दिए, 5 तुमने देने थे, पहले वो 5 पे करो फिर मेरे पास अपील लेके आना। यानी टैक्स पे किए बगैर आप अपील दायर नहीं कर सकते। तो सर सवाल यहां पर यह बनता है कि अगर फैसला मेरे हक में हो गया फिर क्या होगा? तो ये पैसे फिर आपको वापस मिलेंगे, लेकिन वन टाइम आपको ये जेब से जमा कराने पड़ेंगे। अजीब सी बात है कि नहीं है? चलो हम भी अजीब से ही हैं। अपील रजिस्टर का सफा फाड़ के उस पर लिखेंगे बखिदमत जनाब कमिश्नर साहब एफबीआर नाबा रोड लाहौर, मुदबाना गुजारिश है, क्या कहते थे आगे भूल गए मुझे सारा, मुदबाना गुजारिश है कि बंदा कल शाम से बुखार में मुब्तला है, क्योंकि आपके कमिश्नर ने मुझे अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भिजवा दिया है जिसमें उसने टैक्स लायबिलिटी 10 से बढ़ाकर 15 कर दी है। तो बराए मेहरबानी मुझे इस परेशानी से निजात दिलाई जाए, ऐन नवाजिश होगी वरना आपकी खैर ना होगी। अल आरिज आपका फरमा क्या आगे मुझे भूल गया पता नहीं, फरमा क्या लिखते थे, फरमा बरदार के ताबेदार, फरमा बरदार शौकत। ओके तो बहरहाल सर ऐसा नहीं होता, ये कोई रजिस्टर का सफा फाड़ के नहीं होती, ये होती है प्रिस्क्राइब फॉर्म में। अपील के बाकायदा फॉर्म्स बने होते हैं, आपने वो फिल करने होते हैं, उसमें सारा डाटा लिख के तो आपने जमा कराना होता है, साइन करेंगे, स्टैम्प करेंगे, जिस तरह से लॉ ने बताया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो बागात बताने हैं जिनमें खड़े होकर आपने अपील लिखी है। क्या हुआ? अच्छा रीजंस, ओके आप तो माशाल्लाह बिजनेस लॉ वाले हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं ग्राउंड्स ऑफ अपील, क्या वजह बनी कि आप अपील फाइल कर रहे हैं, और इसके अंदर सर आपको पूरी कहानी लिखनी पड़ती है। इसमें अगर आपने कोई गलती कर दी ना, आप समझें आपका केस फारिग हो गया, क्योंकि इसके अंदर एक एक फैक्ट आपने बताना होता है। सिर्फ जिंदगी ये नहीं होती ग्राउंड ऑफ अपील में मेरी इनकम 10 से बढ़ा के 15 कर दिया है ये अपील है जी, ग्राउंड नहीं सर। डे 1 से शुरू करें कि मैंने रिटर्न इस दिन जमा कराई थी, फिर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आया था, फिर नोटिस ऑफ ऑडिट आया था, फिर ये मेरे दफ्तर इस तारीख को आए थे, इन्होंने ये कागज़ मांगा था, मैंने ये कागज़ प्रोवाइड किया था, सारी कहानी अच्छे खासे सफ़े बनते हैं इसके, अच्छे खासे सफ़े बनते हैं इसके। और आपने एक एक रीज़न, एक एक चीज़ बतानी होती है, क्योंकि इसी की बेस पे ना
जज साहब फैसला करते हैं, क्योंकि वो पढ़ते हैं कि आपका आपका दुख क्या है, वो दुख दुख लिखना होता है आपने, जो रात को आप लिखते हैं ना डायरियों पे या व्हाट्सएप के स्टेटस में, वो दुख आपने लिखना होता है यहाँ पे। ठीक है, पता नहीं रात को 2 बजे 3 बजे कौन सा वो आपके अंदर वसीशा जाग जाता है, क्या वो शुरू हो जाते हैं। अल्लाह खैर करे, कोई बात नहीं, बड़े होंगे तो खुद ही सेट हो जाएंगे। अपील नॉर्मली इंग्लिश में लिखी जाती है, लेकिन उर्दू में भी चल जाती है, क्योंकि लॉ इंग्लिश उर्दू दोनों की इजाजत देता है, लेकिन नॉर्मली ज्यादा अंग्रेजी में ही चलती है। फीस भी होती है अपील की, भाई मुफ्त मारी नहीं लगी हुई, ये नहीं है कि जिसका दिल करे मुंह उठा के अपील कर रहा है। अगर तो अपील है असेसमेंट के खिलाफ, असेसमेंट से मुराद है पैसों का मामला है। पैसों का मामला मेरे ख्याल में शायद पहले बुलेट में भी आएगा, यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, और शायद इसमें भी आएगा। इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। इन दो में ना शायद पैसों का मामला फिलहाल नहीं है। इन दोनों में ना आपको तो हर किसी का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया ना, पैसों का मामला थोड़ी है। पैसों का मामला शायद बाकी जगहों पे है। वो कहता है कि अगर तो अपील पैसों के खिलाफ है ना, तो सर अगर तो आप कंपनी हैं तो आपने 5,000 रुपया देना है। आपकी किताब में कितना लिखा है? इतना ही लिखा हुआ है ना, ओके। मुझे लग रहा था ये चेंज हुआ है शायद, एनीवेज। लेकिन अगर आप कंपनी नहीं है तो 2500 इंडिविजुअल और एओपी है। और अगर मामला कुछ और है, किसी और को पकड़ के ले गए, सर उमैर शराज को पकड़ के ले गए, या आपको अंडरटेकर का रिप्रेजेंटेटिव कहा जा रहा है, तो फिर कंपनी 5,000 देगी और आप सिर्फ 1,000 रुपया देंगे। तो सर उमैर 1,000 रुपया देके अपील करेंगे कि मैं सलमान हसन के टैक्स का जिम्मेदार नहीं हूं। ठीक होगी बात? टाइम लिमिट क्या है भाई अपील फाइल करने की? अगर बात पैसों की है, अगर तो बात पैसों की है, इट विल बी लॉज विद द कमीशन अपील विद इन 30 डेज ऑफ सर्विस ऑफ। सर जी आपको बताया गया था 2 खत आते हैं, एक अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर का और दूसरा डिमांड नोटिस। वो कहता है ये आपको जब मर्जी मिले, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। जिस दिन आपको ये मिलेगा ना, उससे आगे 30 दिन। और याद रखिएगा ये शायद लेटर छपेगा 18 जुलाई 2026 को, लेकिन आप तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है 22 जुलाई हो जाए। जाहिर बात है कुरियर वगैरह टाइम तो लेता है ना। सर 18 जुलाई से 30 दिन या 22 जुलाई से 30 दिन? दिस इज डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर। जिस दिन आपको फैसला मिला, सर्विस ऑर्डर हुआ, उस दिन से आगे 30 दिन। तो अक्सर ना ये झगड़ा ना रहता ही है, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे प्रैक्टिकल में। लोग लेटर आ जाता है और उसके बाद नोटिस आ जाता है, आप कहते हैं सर हमें तो लेटर मिला ही नहीं, और बाद में पता लगता है एफबीआर ने छाप के 18 जुलाई को रख दिया था, आज तक डिस्पैच ही नहीं कराया। तो भाई ये क्या बात हुई? ऐसा थोड़ी होता है। तो इसीलिए ना ये बड़े मसले मसाइल आते हैं, इसकी वजह से ना बड़े इश्यूज हो जाते हैं। तो एनीवेज 30 दिन सर्विस ऑफ डिमांड नोटिस, इसके 30 दिन के अंदर अंदर आपने अपील करनी है। अगर आप लेट हो गए तो दोस्त मसला है। अगर अपील पैसों से मुतालिक नहीं है, जॉन सीना से, सॉरी जॉन सीना नहीं, अंडरटेकर था, अंडरटेकर के रिप्रेजेंटेटिव से रेसलिंग देखता तू? क्यों नहीं देखता यार? तू कौन है? ना आप लोग कार्टून देखते हैं, ना आप लोग वो कैलकुलेटर वाली गेम खेलते हैं जो आपको सुबह से खाई है मैंने, खेली है किसी ने भी? ये देखो सीजन देखते हैं, वो कह रहे हैं सीजन, तभी तो सारे सीजन खुद बने हुए, पूरी पूरी फिल्में इकट्ठी हो गई हैं यहाँ पर। क्या हुआ? रेसलिंग झूठ होता है? चल जो भी होता है, होती तो है ना। तो सीजन 2 देखता है वो बड़ा सच होता है? क्या फरमा रहा है? तो मेरा भाई सीजन बड़ा सच होता है, वो भी तो झूठ ही होता है। मर्जी है भाई तेरी। आगे चलें, आगे चलें। अच्छा अगर बात पैसों की नहीं है, इट विल बी लॉज विद द कमीशन अपील विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर। तो फिर क्या होगा जी? आप ऑर्डर मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर अपील दायर करेंगे। यानी अगर आपको अंडरटेकर का रिप्रेजेंटेटिव करार दे दिया गया, या सर उमैर को कह दिया गया कि आप लायबल हैं सलमान हसन साहब के टैक्स के, तो उस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर, डिमांड नोटिस का 30 दिन, ऑर्डर मिलने का 30 दिन। ठीक हो गया? द बोर्ड में प्रिस्क्राइब मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ द अपील्स। ठीक है, बोर्ड के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ अपील्स का कोई भी मैकेनिज्म जो है वो बता सकता है। कोई सवाल? ओ कोई बोलो तो सही। नो सर नहीं बोलना, डब्बा पढ़े, डब्बा पढ़े।
और भाई एक दे देगा। ओके जी, आगे चलें। कैन अपील बी फाइल टू कमिश्नर आफ्टर द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट? क्या समय गुजरने के बाद भी अपील फाइल हो सकती है? द कमिश्नर में एडमिट एन अपील आफ्टर 30 days इफ अ गुड कॉज इज शोन। हाँ, अगर आप मुनासिब वजह दे दें कि जी 30 दिन गुजर गए थे और आपने अपील फाइल नहीं की, तो ठीक है, वो आपको इजाजत दे देगा। हो सकता है आप घर की सफाइयां कर रहे हो और आपको टाइम लग गया हो, 32-35 दिन लग गए हो, तो अगर आप ये रीजन देंगे तो आपको क्या करेगा, इजाजत दे देगा। क्या हुआ? उस कमिश्नर जिसके खिलाफ आया होगा उसकी तो आपकी होगी ना। कमिश्नर अपील की भी हो सकता है, वो भी सफाइयां करके आया हो, तो उसको पता होगा कि इस बंदे का दुख क्या है, तो वो हो सकता है आपको एक्सटेंशन दे दे, लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है। प्रोसीजर अपील में होता क्या है? द कमिश्नर अपील शैल गिव नोटिस ऑफ द डे फॉर हियरिंग टू द एप्लेंट एंड द कमिश्नर। ले सर, आपने अपील फाइल कर दी, अब कमिश्नर अपील जो है ना वो आपको और कमिश्नर दोनों को नोटिस देगा कि लेट्स हैव अ कप ऑफ टी टुमारो एट माय ऑफिस। आपको टाइम बताया जाएगा और आपको दिन बताया जाएगा। जी सर, चाय पीनी है? आमिर भाई जरा बुलाइए वो शौकत वजीर बशीर अजीज को। कुछ और जहर खाना है? अच्छा, ऐसे रेस्टोरेंट आए हैं आप लोग? रेस्टोरेंट आए हैं सर, मंगाए जी इनके लिए बीफ स्टेक्स विद पता नहीं कौन सी सॉस, गंद वाला खाना है इन्होंने मंगाए सर, जो स्टेक्स मंगाने इन्होंने, जो कौन सा बर्गर, ग्रिल बर्गर, तो अजीब अजीब नाम। सुशी खानी है? सुशी क्या होती है? आपको किसने कहा अच्छी नहीं होती? तो क्यों नहीं अच्छी होती? अच्छी भली तो होती है। कच्ची होती है हाँ, लेकिन होती तो मजेदार है। आपको लगती है खाने वाली चीजें आप खाते नहीं, छोड़ें, दफा करें। मंगाए सर इनके लिए वो चाय। आमिर भाई चाय नहीं पीनी? चाय नहीं पीनी? बता तो रहा हूँ भाई, रेस्टोरेंट है, यहाँ स्टेक्स मिलते हैं, यहाँ पे जिंगर बर्गर बड़े अच्छे मिलते हैं, और यहाँ पे सुशी मिलती है बड़ी अच्छी। और बताओ क्या चाहिए? कढ़ाई भी मिलती है यहाँ पे, रान रोस्ट मिल जाएगी। बताएं चाहिए क्या? पराठे चाहिए, रोगनी नान चाहिए, क्या चाहिए? हुक्म लगाएं आप, मर्जी है आपकी यार। आगे चलें। ऑप्शन पूछ रहा है, ऑप्शन क्या क्या है यार? आगे चल यार तू। कमिश्नर अपील थिंक्स दैट टैक्स रिकवरी शैल कॉज अनड्यू हार्डशिप। नहीं सर, आपको यह बता दिया गया था कि अपील जब आप लोग फाइल करते हैं ना तो आपको टैक्स पे करना है, लेकिन सर आपको टेंशन ये है कि आप इतने सारे पैसे दे नहीं सकते। अब आप कमिश्नर अपील के पास जाएंगे और कहेंगे सर देखें बात यह है कि मैं 5 रुपए नहीं दे सकता, ये बहुत ज्यादा पैसे हैं, मेहरबानी करें ना ले मेरे से, इसके बगैर ही अपील फाइल कर लें। तो सर कमिश्नर अपील के पास इख्तियार है कि अगर उसको लगे ना कि टैक्स पे करने से टैक्स पेयर को बड़ा नुकसान हो रहा है, बड़ी मुश्किल हो रही है, ही मे स्टे रिकवरी अप टू 30 days। वो 30 दिन तक रिकवरी दे, आपको स्टे दे देगा, लेकिन इससे पहले ना वो कमिश्नर को फोन करेगा, हेलो कमिश्नर जी, कमिश्नर अपील, यार ये टैक्स पेयर आया है और ये कह रहा है कि इसने अपील फाइल करनी है, लेकिन जो तुमने 5 रुपए का डिमांड नोटिस भेजा ना, इसके पास 5 रुपए नहीं है। सर क्या बात करें, अमीर आदमी लैंड क्रूजर पे आता है, पता नहीं यार अभी तो ये कोई इंड्राइव ड्राइव पे आया, कपड़े भी इसके सारे फटे हुए हैं, बुरा हाल इसका हुआ है, मुझे तो नहीं लग रहा ये 5 रुपए पे कर सकता है। सर फिल्म है ये बहुत बड़ी, मैं आपको क्या बताऊं यार, अब मैं क्या करूं? देख ले भाई, मर्जी आपकी, मैं तो आपको बता दिया यार। नहीं यार, वो वाकई में उसके हालात बहुत बुरे हैं, इसको ना 30 दिन का स्टे दे देते हैं। सर आपकी मर्जी। कमिश्नर को सुनवाई का मौका देने के बाद कमिश्नर अपील जो है वो क्या करेगा, वो स्टे देगा। द कमिश्नर अपील्स में स्टे टैक्स रिकवरी फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 30 दिन। 30 दिन गुजर गए, अब कमिश्नर पहुंच गया टैक्स पेयर के घर, अब 5 रुपए देता है कि नहीं? बड़ी तू फिल्में चला के आया हुआ इधर, ओ यार तू फिर आ गया है, रुक 1 मिनट ठहर जा। पड़ोसी से फिर फटे कपड़े पकड़े पहने और फलांगते फलांगते पहुंच गए कमिश्नर अपील के दफ्तर। सर देखें ये फिर आ गया है, 30 दिन गुजर गए हैं, मैं नहीं दे सकता 5 रुपए, आपकी मेहरबानी है मुझे स्टे देने। लेकिन जी कमिश्नर अपील क्या करेगा? फिर कमिश्नर को कॉल करेगा, यार कमिश्नर ये फिर आ गया। सर बहुत बड़ा सीजन है ये, ऐसा सीजन है ये, मैं आपको क्या बताऊं, इसके बाद पैसे हैं या आपके साथ फिल्में करा रहे? यार नहीं, इसके हालात वाकई बड़े खराब हैं, इसके पास वाकई 5 रुपए नहीं है। सर फिर आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगे। तो सर कमिश्नर अपील मजीद 30 दिन का आपको स्टे दे सकता है और कमिश्नर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करने के बाद। लेकिन यहां पर ना लॉ हरकत में आएगा। लॉ कमिश्नर अपील को कहता है सर बड़ी मेहरबानी हो रही है टैक्स पेयर के साथ, पहले 30 दिन का स्टे, फिर दोबारा 30 दिन का स्टे। अगर तुमने दोबारा 30 दिन का स्टे दिया ना तो आपको
30 दिन के अंदर अंदर फैसला करना पड़ेगा। मर्जी आपकी, आपने एक्सटेंशन मजीद 30 दिन का स्टे देना दे दें, लेकिन फिर आप इस 30 दिन में अपील का फैसला भी करेंगे, या आर या पार, ठीक है। तो फिर कमिश्नर अपील जरा सोच के दूसरी दफा उसको 30 दिन देगा। दोबारा आगे चलते हैं। कमिश्नर अपील में एडजर्न द हियरिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, इजलास की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। बर्खास्त तो कैंसिल होती है ना, खत्म होती है, कैंसिल नहीं होती, खत्म होती है, मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे, तो फिर तारीख पड़ जाएगी, तो ये डिफरेंट टाइम पे ये केस सुन सकता है। कैन टैक्सपेयर बिफोर हियरिंग ऑफ अपील फाइल एनी न्यू ग्राउंड ऑफ अपील नॉट स्पेसिफाइड। अच्छा, ये जो ग्राउंड ऑफ अपील होती है ना, इसके अंदर आपने सारी बातें लिखनी होती है। सर मैं मिसाल एक बना लेता हूं, लेट्स अज्यूम मसला ये था कि एक खर्चा था जो आपने पे किया हुआ था कैश में, वो मिसाल के तौर पे 50 रुपए का था। लेट्स अज्यूम मैं मिसाल दे रहा हूं, 50 का ना करें बल्कि 50 का हो गया, ठीक है। कमिश्नर कहता है कि जी आपने ये कैश में पे किया, आप कहते हैं मैंने तो कैश में पे ही नहीं किया, मैंने तो क्रॉस चेक के थ्रू पे किया। उसने कहा ये कैश में है, मैं इस खर्चे को वापस तुम्हारी इनकम में ऐड करके तो तुम्हारी इनकम 100 से बढ़ा के 150 करूं। रौला ये है, सारा रौला ये है। और आपने ग्राउंड ऑफ अपील में ये सारी बात लिखनी है कि सर देखें ये मेरा सारा जो था वो ऐसे बना हुआ था, सारी बात बनी थी, मैंने क्रॉस चेक के थ्रू पे किया था, ये भाई साहब कह रहे हैं कि कैश में पे किया है, तो सर देखें ये तो गलत बात होगी। ये आपने ग्राउंड ऑफ अपील में लिखना है। क्या कोई नई ग्राउंड ऑफ अपील आप लिख सकते हैं इसके अंदर? मतलब बात चल रही है पेमेंट कैश में हुई या क्रॉस चेक के थ्रू हुई, आप बकरी फनकारी लेके आएगा, सर मेरा तो प्रोविडेंट फंड भी रिकॉग्नाइज्ड है। वो कहेगा खुदा के बंदे, तूने कहीं ग्राउंड ऑफ अपील में ये लिखा? तूने ग्राउंड ऑफ अपील में एक ही बात की है कि तुझे सिर्फ एक चीज से शिकायत है, और वो ये है कि तेरी पेमेंट जो है वो क्रॉस चेक के थ्रू हुई है, और कमिश्नर कह रहा है कैश में हुई, यही झगड़ा है ना? हाँ सर, लेकिन सर वो प्रोविडेंट फंड तो लिखता ना फिर ग्राउंड ऑफ अपील में, उसमें क्यों नहीं लिखा? ग्राउंड ऑफ अपील में आपने सारी बातें लिखनी है। लेकिन अब मसला और आ गया है, क्या बाद में ग्राउंड ऑफ अपील को चेंज किया जा सकता है? वो कहता है कमिश्नर में बिफोर हियरिंग ऑफ एन अपील अलाउ एन एपेलेंट टू फाइल एनी न्यू ग्राउंड इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट इट वाज नॉट विलफुल। अगर कमिश्नर अपील को लगे ना कि इससे ग्राउंड्स ऑफ अपील लिखते हुए कोई चीज स्किप हो गई है, ओमिट हो गई है, तो ठीक है सर, वो दोबारा से आपको नई ग्राउंड्स ऑफ अपील फाइल करने के लिए इजाजत दे सकता है। ओके, कमिश्नर अपील बिफोर डिसाइडिंग एन अपील। ले सर, कमिश्नर अपील भी सारा डाटा मंगवाएगा, सारी इंक्वायरी करेगा, कमिश्नर के थ्रू करवाएगा सारा काम कि ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ, ये बताओ ये कैसे हुआ, सारा ऑडिट करेगा, सारा कुछ करेगा। कैन कमिश्नर अपील एक्सेप्ट एनी एविडेंस विच वॉज नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द कमिश्नर? सर जी सवाल ये है कि एक एविडेंस कमिश्नर के सामने कभी प्रोड्यूस किया ही नहीं गया, ना कभी ऑडिट में, ना शो कॉज नोटिस के बाद, कभी भी प्रेजेंट नहीं किया गया। क्या वो एविडेंस अब पेश किया जा सकता है? मिसाल के तौर पे झगड़ा चल रहा था, कमिश्नर कह रहा था कि सर इसने ना पेमेंट कैश में किया है, इसके पास क्रॉस चेक की कॉपी है ही नहीं, ये मुझे क्रॉस चेक की ना कॉपी नहीं दिखा रहा, और झगड़ा चल रहा है, मारामारी चल रही है। आप कह रहे हैं जज साहब ये झूठ बोल रहा है, मैंने क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट की थी, ये झूठ बोल रहा है, और कमिश्नर कह रहा है सर ये झूठ बोल रहा है, इसने कैश में पेमेंट की है, ये मुझे कोई एविडेंस नहीं दिखा रहा, आप इसको 50 रुपए ऐड करें, इससे टैक्स वसूल करें, मैं तो कहता हूं इसको फांसी के फंदे पे चढ़ा दें। खामोश, टैक्स पेयर बोला। सब मुतवज्जे हुए उस कटहरे की तरफ जहां पे टैक्स पेयर खड़ा था, और ऐसे जेब में से टैक्स पेयर ने कागज बाहर निकाला, सबकी नजरें उस कागज पे, कागज ऐसे लहराया गया, ये क्या लेकर आए हो? जज बोला, जो आप सोच रहे हैं वो भी ठीक है, ये क्या लेकर आए हो? सर ये कागज अमेरिका से नहीं आया, सर ये चेक की कॉपी है जो मैंने क्रॉस चेक पे किया था, ये लो कमिश्नर अपील, ये लो। सबने कागज देखा, साथ ही कमिश्नर को देखा, कमिश्नर तुम तो कह रहे थे कि ये कैश में पेमेंट हुई है, ये देखो क्रॉस चेक की कॉपी ले आया है, ये 50 रुपए क्रॉस चेक के थ्रू पे हुए हैं, इधर दिखाओ मुझे कागज। सर अल्लाह जानता है मेरा कि मैं पूरे ऑडिट में, पूरे शो कॉज नोटिस में इससे ये कागज मांगता रहा हूं, और इस बंदे ने मुझे ये एविडेंस नहीं दिखाया, और आज ये कागज यहां पर लेकर आ गया है। सर जो एविडेंस इसने मुझे नहीं दिखाया,
आप भी उसका एविडेंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कमिश्नर अपील शैल नॉट एक्सेप्ट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच वाज नॉट प्रोड्यूस बिफोर द कमिश्नर। कमिश्नर अपील, देखे मेरी बात सुने, माना कि ये एविडेंस मैंने कमिश्नर को नहीं दिखाया था, लेकिन आप मेरी बात तो सुने, कल रात को क्या हुआ, कुछ कल रात को मेरी बेगम ने मुझसे कहा कि सुबह तुम्हें हो जानी है जेल, तो जाते जाते घर की सफाई कर जाओ। तो मैं सफाइयां कर रहा था, लेकिन उसने बाद में कहा कि देखो पता कोई नहीं कि तुम्हारी वापसी कब हो, एक काम करो ये कारपेट उठा के जरा सफाइयां कर दो। तो मैंने जरा ड्राइंग रूम का कारपेट उठा के सफाई की, तो वहां पे ना मुझे ये कागज मिल गया। तो सर ये तो मुझे मिला ही कब है। ये सुन के कमिश्नर अपील की आंखों में आंसू आ गए, यानी कि तुम भी कल सफाइयां करके आए हो। तुम भी। ही में एक्सेप्टेड इफ देयर वाज अ रीजनेबल। तो उसको लगा कि ये रीजनेबल क्या, जेन्युइन रीजन है, जेन्युइन कॉज है, तो क्या होगा मेरे भाई, तो सिंपल सिंपल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो एक्सेप्ट तब किया जाएगा जबकि आपको रीजनेबल कॉज होगी। कोई सवाल? सवाल बचे ही नहीं कुछ यार, समझ जाओगे समझ जाओगे। कोई सवाल? अच्छा जी, किस तरह के फैसले कमिश्नर अपील दे सकता है? इन डिसाइडिंग द अपील कमिश्नर में मेक ऑर्डर, कंफर्म कर सकता है कि भाई जो कमिश्नर कह रहा है वो ठीक है, वो उसको चेंज कर सकता है कि नहीं भाई ये 150 नहीं बनती, ये 130 बनती है, या वो कैंसिल कर सकता है कि भाई जो कमिश्नर कह रहा है वो गलत कह रहा है, ये 100 ही बनता है। तो तीनों फैसले हो सकते हैं। कमिश्नर का फैसला माना भी जा सकता है, नहीं भी माना जा सकता, या उसको चेंज भी किया जा सकता है। इन एनी अदर केस, सर ये एनी अदर केस कौन सा है? ये वो है रिप्रेजेंटेटिव जो आपको अंडरटेकर का बना दिया गया या दूसरों का, मेक सच ऑर्डर एज ए थिंग फिट, तो जो उसको बेहतर लगेगा वो करेगा। सर ऑडिट में पता लगा आपने तो और हरकतें की हुई हैं, ये 150 नहीं बनती थी, ये तो 500 बनती थी। तो क्या कमिश्नर आपकी असेसमेंट ऑर्डर की अमाउंट बढ़ा सकता है? कमिश्नर अपील ये काम सिर्फ उस वक्त करेगा, असेसमेंट तब बढ़ाएगा या रिफंड तब कम करेगा अगर वो एपेलेंट को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज, शो कॉज नोटिस देना। भाई हो सकता है अपील के दौरान और कुछ मुद्दे निकल आए, उससे आपकी टैक्सेबल इनकम 150 से बढ़ाए बजाय 500 की हो जाए, तो वो बढ़ाने के लिए क्या करेगा, वो बढ़ाने के लिए आपको शो कॉज नोटिस देगा, फिर बढ़ाएगा, उसके बगैर नहीं बढ़ाएगा। फैसले के, अच्छा ये देखिएगा जरा सुनिएगा, देखिए सर अक्सर ऐसा होता है केस एओपी के खिलाफ चल रहा है, एओपी की टैक्सेबल इनकम 100 थी और वो बढ़ा के 150 कर दी गई, कमिश्नर अपील ने भी इस फैसले को ओके कर दिया, उसने भी कह दिया भाई 150 ही बनती है। अब सर आप खुद सोचें कि जब डिविजिबल इनकम निकली होगी वो तो इस पे निकली होगी ना, क्या ख्याल है? याद है एओपी में डिविजिबल इनकम निकालते थे, इस पे होगी, लेकिन अब टैक्सेबल इनकम एओपी की 100 से बढ़ के कितने पे हो गई है? क्या डिविजिबल इनकम चेंज नहीं होगी? हो जाएगी, और उसकी वजह से जो पार्टनर्स हैं उनकी टैक्स कैलकुलेशन चेंज नहीं हो जाएगी? फर्क पड़ेगा ना। यहां पे वो ये कहता है कि अगर अपील के फैसले के बाद एओपी की असेसमेंट में, एओपी की टैक्सेबल इनकम में कोई तब्दीली है या एक नई कैलकुलेशन का फैसला कर दिया गया है, कमिश्नर अपील कमिश्नर को ऑथराइज करेगा टू अमेंड असेसमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ एओपी आल्सो। सर आप सिर्फ एओपी की रिटर्न को अमेंड ना करें, बल्कि इनके पार्टनर्स की भी रिटर्न को अमेंड कर दें। इन दिस केस जनरल टाइम लिमिट फॉर अमेंडिंग द असेसमेंट विल नॉट अप्लाई। सर ये क्या लिखा हुआ है? नोटिस एओपी को आया था कि पार्टनर्स को आया था? एओपी को आया था ना। अच्छा, 10 साल गुजर गए, केस चलता जा रहा है चलता जा रहा है, 10 साल बाद एओपी के खिलाफ फैसला हो गया, आपकी इनकम 100 नहीं है 150 है। अब जब वो पार्टनर्स की टैक्सेबल इनकम चेंज करने जाएंगे तो वो कहेंगे सर 10 साल गुजर चुके हैं, आप तो 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक कर सकते थे। याद आया? पार्टनर ये बिल्कुल ये बात कर सकता है, वो कहता है कि सर जी आप तो मेरी रिटर्न 5 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच असेसमेंट ऑर्डर वाज इशूड आप कर सकते हैं, ये तो 10 साल गुजर चुके हैं। तब उसने लिखा कि भाई इस सिनेरियो में टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इस सिनेरियो में टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगा। बात समझ आ गई जी?
हाँ कम हो रही हो तो फिर भी चेंज होगा। देखें जब भी टैक्सेबल इनकम चेंज होगी ना तो पार्टनर्स की टैक्सेबल इनकम तो लाजमी चेंज होगी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जे हाँ बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मेंबर्स को भी रिफंड मिलेगा। जी कोई सवाल? ये लफ्ज तुझे सिखाया किसने? व्हाट इज द टाइम लिमिटेशन विद इन विच अ कमिश्नर, सर कितने दिनों में कमिश्नर अपील ने अपील का फैसला करना है? आफ्टर फैसला द कमिश्नर अपील शैल स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ टैक्स अपहेल्ड एंड सर्व द ऑर्डर टू एप्लेंट एंड कमिश्नर। जो भी टैक्स बनता होगा वो कमिश्नर अपील बता देगा और फैसला आपको और कमिश्नर को बता देगा। कमिश्नर अपील विल पास एन ऑर्डर विद इन 120 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। अपील फाइल करने के 120 दिन के अंदर कमिश्नर अपील फैसला करना है और इसको मजीद 60 दिन एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी 180 दिन तक बात जा सकती है। लेकिन अगर उसने 2 दफा स्टे दे दिया तो फिर 60 दिन है, याद है ऊपर बड़ा था। ओके, फॉलोइंग टाइम विल नॉट बी काउंटेड इन अबव डेज, एडजर्नमेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एप्लेंट। आपने कहा यार कमिश्नर अपील ठहर जा जरा 20 दिन, मुझे नथागली से होके आने थे, मैं सैर पे जा रहा हूँ, ये 20 दिन फिर उन 120 दिनों में काउंट नहीं होंगे। या फिर पोस्टपोनमेंट ड्यू टू एडीआरसी। सर ये एडीआरसी ना पंचायत होती है, ये भी आगे आ रही है कि अगर आप चाहें ना कि फैसला कोर्ट्स में कचहरियों में ना करवाएं, बाहर किसी पंचायत में करा दें, तो ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स वो होती हैं। तो अगर आपने सोचा कि मैं केस वहां पे ले जाऊं, तो जितने दिन केस पंचायत में रहा था वो केस भी वहां से, वो दिन भी वहां से निकल जाएंगे। सवाल? सवाल? ओके, सवाल कोई भी हो, जवाब तो आपके पास है ही कोई नहीं। 2 मिनट साथ वाले से गुफ्तगू करें, फिर ट्राइब्यूनल पे चलते हैं। और एकदम से लाशें जिंदा हो गई। हाँ कर दें, ऑफ कर दें। जी सर, आई हैव बेटर थिंग्स ब्रो। कुछ तो फर्क होना फिर थोड़ा सा है, एक एफसीए में और एक एफसीए में, एक फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट में और एक फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट में, कुछ तो फर्क होना चाहिए। चले आगे चले, इसमें भी वही चाय है जो आपको दी गई है। बात इतनी सी है कि नलके का पानी भरा होगा, हो सकता है। चले जी, चलिए जी, ट्राइब्यूनल को अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल। देयर शेल बी एस्टेब्लिश एन एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू टू बी कॉल्ड एज एपलेट ट्राइब्यूनल। माशाल्लाह, एक एपलेट ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा जिसको एपलेट ट्राइब्यूनल कहा जाएगा। जी सर, रुको जरा सब्र करो, बता रहा हूं मेरे भाई। Existing members including chairman of the tribunal shall continue to hold office on the same terms and conditions as applicable to them prior to the commencement of Tax Laws Act 2024 till the completion of their term of office unless resigned or removed earlier। सर हुआ क्या था, 2024 के एंड पे ना कुछ तब्दीलियां लाई गई थी। उस वक्त ना कहा यह गया था कि चूंकि ये कानून आ गए हैं अभी, लेकिन ये कानून ना अभी इंप्लीमेंट नहीं हुए, ये 2024 में आए थे, ये 2024 में आए थे। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि अभी जो चेयरमैन बैठा हुआ है ना ट्राइब्यूनल का, वो अभी चेयरमैन रहे, वो अभी चेयरमैन ही रहे, कोई मसले वाली बात नहीं है। जब तक कानून मुकम्मल तौर पे इंप्लीमेंट नहीं हो जाता तब तक यही चेयरमैन रहेगा। हाँ, अगर वो रिजाइन दे दे या हम उसे रिमूव कर दें तो वो अलग बात है, लेकिन बंदा वही रहेगा चेयरमैन। तो ये बात ना पुरानी है, अब 2 साल पुरानी है, अब ये टाइम गुजर गया है। तो आगे चलते हैं, कौन कौन होगा ट्राइब्यूनल में। The appellate tribunal shall consist of members and chairman as appointed by the federal government as per need of tribunal। ट्राइब्यूनल में मेंबर्स होंगे और एक चेयरमैन होगा।
कौन अपॉइंट करेगा? वफाकी हुकूमत अपॉइंट करती है इनको, इनके डायरेक्ट अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से होती है जी। नहीं सेनेट नहीं होता, ये भी सुन तो सही ना यार, सेनेट तो सेनेट है, सेनेट। अ पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल, आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल का मेंबर बनाया जाएगा इफ ही इज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, अगर आप हाई कोर्ट के वकील हैं, फॉर नॉट लेस देन 15 ईयर, 15 साल से ज्यादा समय हो जाए आपको वकालत करते हुए, एंड पोजेसेस सच अदर प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस, और आपके पास जो भी क्वालिफिकेशंस वो कहेंगे वो होनी चाहिए, तो आपको बनाया जा सकता है। A person qualifies if he has for at least 10 years okay, चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे उसने काम किया हो कम से कम 10 साल। अच्छा मजे की बात है, मैं भी नहीं हुई है, मैं भी नहीं आता इसमें। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं लिखा हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस लिखा हुआ है, यानी कि उसको फर्म बनाए हुए 10 साल हो चुके हो। मुझे फर्म बनाए हुए भी 10 साल नहीं हुए, मुझे फर्म बनाए मुझे 7 साल हुए, 7.5 साल हुए, अभी 10 नहीं हुए। नहीं वो नहीं आता। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के अंदर वो होता है, उसको कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडस्ट्री, उसको वो बोलते हैं। तो वो नौकरी वाले लोग इसमें नहीं आएंगे, इसमें वो लोग आएंगे जिनकी अपनी फर्म है और 10 साल हो चुके हो, तो मैं भी इसमें फॉल नहीं करता। तो क्वालिफिकेशन 10 साल की बात नहीं हो रही, फर्म बनाए हुए 10 साल हो जाए, ठीक है। अकेला फर्म चला रहा हो मेरी तरह फॉर एवर अलोन, या फिर पार्टनर्स हो, कोई 2 4 6 8 10, वो फिर है ये, ओके। या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुका हो एंड वर्कड इन एम्प्लॉयमेंट विद प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, पार्टनर नहीं है लेकिन क्वालिफाइड है और फर्म के अंदर नौकरी कर रहा। यानी आपने देखा होगा जैसे ये केपीएमजी है, पीडब्ल्यूसी है, ईवाई है, यहां पे बहुत से क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करते हैं, वो पार्टनर नहीं होते लेकिन काम तो कर रहे हैं। वो कह रहा है वन के अंदर कि आप खुद पार्टनर हो फर्म के, दूसरे में कह रहा है कि आप पार्टनर नहीं है लेकिन आप नौकरी में हैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की, एक पार्टनर की नौकरी में है, फिर भी काम चल जाएगा, ठीक है, दोनों बातें पूरी हो जाएंगी। वो सही है। हैज एट लीस्ट 10 years प्रैक्टिस प्रोफेशनली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये भी यही बात है कि पता नहीं सिर्फ रेपिटेशन वन के और इसकी क्यों की हुई है, लेकिन बहरहाल ये भी यही है कि आपने 10 साल कम से कम जो है वो चार्टर्ड। आप में से कोई है इसमें फॉल करता? सर आप मतलब शुगर लगा रहे हैं हमारा, तो आप क्या करते हैं? मेरा 10 साल तक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के तौर पे काम है कोई आप में से? एनीवन? अब मेरी फर्म में आपके शेयर्स होंगे, वजह यार खुदा का वास्ता है, फर्म के कौन से शेयर्स होते हैं? फर्म कंपनी होती है, फर्म कंपनी होती है, ये हालात है हमारे फर्म में शेयर। यार ये चाय में कुछ मिला तो नहीं हुआ यार? फर्म के शेयर्स, एओपी के शेयर, यार एओपी के शेयर बेचेंगे गेन आएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सिक्योरिटीज, सेपरेट ब्लॉक। आगे चले, बेसिक स्केल 21 के आप है कोई आप में से मुलाजिम 21वें ग्रेड का? हम तो डाउनग्रेड हुए हैं आजकल, 21वां ग्रेड। ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू हैविंग सर्व्ड इन सच ग्रेड फॉर 3 years और मोर, आप एफबीआर में 20वें ग्रेड के मुलाजिम हैं और इस ग्रेड पे आप कम से कम 3 साल तक मुलाजमत करते रहे। सर अगर आप में ये खसूसियात पाई जाती है ना, कोई इसमें से एक खसूसियत, तो आप इस ट्रिब्यूनल का मेंबर बनने के अहल हैं, वरना आप ना अहल हैं। ठीक हो गया? तो हम सारी ना अहल हैं मेरे ख्याल में, ठीक है। ओके ब्रो, ओके। अहल से एक शेर याद आया लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, वो नहीं, बड़ा खतरनाक शेर है वो। कोई और कह रहा था, मैं नहीं कह रहा, कोई और कह रहा था मैं अहल हूं किसी और का, मेरी अहलिया कोई और है। यार ये मैंने कहीं पढ़ा था यार, हो कंट्रोल जी वापस काट देना जाज भाई, वो मुझे बारिशें पसंद है और बारिशों में जाज भाई आगे चले, छोटे इधर वापस आओ। यार ये मैंने कहीं सुना था, ये मैं नहीं कह रहा। द फेडरल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एनी मेंबर पोजेसिंग क्वालिफिकेशन एज चेयरमैन, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो चेयरमैन की जो है वो कोई भी क्वालिफिकेशन बता सकता है कि चेयरमैन कौन होगा। ये ऊपर मेंबर्स की थी सर, मेंबर्स की थी, चेयरमैन की क्वालिफिकेशंस अलग है। द चेयरमैन शैल होल्ड ऑफिस फॉर 3 years,
चेयरमैन जो है वो 3 साल तक जो है वो अपना ऑफिस रखेगा, 3 साल तक चेयरमैन रहेगा, और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मजीद उसको रीअपॉइंट कर सकती है, मजीद एक्सटेंशन दे सकती है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है। ये बोला यार, द मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन शेल सीज टू होल्ड ऑफिस एट द एज ऑफ 62 साल, 32 नहीं 62 साल यार 62 साल की उम्र पे सब ऑफिसर रिटायर हो जाएंगे सर, बस बड़ी हो गई। एंड मेंबर्स सारे जो हैं वो सुपर एनुवेशन, ये सुपर एनुवेशन की एज पता नहीं कौन सी है, मेरे ख्याल में शायद 60 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं। बहरहाल वो कह रहे हैं कि डी और ई वाले जो हैं, ये डी और ई वाले कौन है, ये सॉरी ये है ना डी और ई, ये सुपर एनुवेशन पे जाके फारग होंगे, बाकी 62 साल में वेले हो जाएंगे, ऐसे ही है। ओके, पता नहीं इनके साथ ऐसी क्या मसला है। A member including chairman may resign or may be removed by the federal government before the expiry of his term or attaining the age of superannuation। सर आपके रिटायर होने से या सुपरएनुएशन की एज मेरे ख्याल में 60 है, if I am not wrong। बहरहाल जो भी है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हमें बस सुपरएनुएशन की एज पता है। सुपरएनुएशन की एज तक पहुंचने से पहले या अपनी टर्म खत्म होने से पहले कोई भी शख्स चेयरमैन समेत रिजाइन भी कर सकता है या उसको रिमूव भी किया जा सकता है। It will be done on the recommendation of performance review committee on grounds of inefficiency or misconduct। एक कमेटी होगी जो ट्राइब्यूनल का परफॉर्मेंस रिव्यू कर रही होगी, उसकी बेसिस पे, उसकी रिकमेंडेशन पे किसी को भी रिमूव किया जा सकता है। द प्रोसीजर ऑफ ट्राइब्यूनल दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, लकड़ी के बेंचेस, ये क्या है? ट्राइब्यूनल में बेंचेस होते हैं जिस पे बैठ के फैसले सुनाए जाते हैं, ठीक है? नहीं, ये नहीं होता, क्या होता है? अच्छा, वो बेंचेस पे बैठते हैं? नहीं, बेंचेस क्या मतलब, बेंचेस बनाने, ट्राइब्यूनल बेंच बनाता है सर, जिस तरह वो हम कहते हैं ना अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है, जिस तरह एक जजेस का जो होता है ना मजमुआ, उनको बेंच कहते हैं। ग्रुप ऑफ जजेस नहीं होता, बेंच ऑफ जजेस होता है, ठीक है? तो 2 या 2 से ज्यादा लोग इसमें होंगे, 2 या 2 से ज्यादा जज होंगे, उनको कहते हैं बेंचेस। केस मैनेजमेंट सिस्टम सर, ये ना अब अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे कभी जाए ना, तो आपको वहां पे पता लग जाएगा कि कौन कौन सा केस आज वहां पे हेयरिंग पे लगा हुआ है, तो ये सारा केस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस शैल बी रेगुलेटेड बाय द रूल। तो जितना भी ट्राइब्यूनल का प्रोसीजर है वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा ट्राइब्यूनल के जो असूल हैं उनको देखते हुए। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं, जबरदस्त हो गया। ले सर, ट्राइब्यूनल पे अपील करते हैं। आधी बातें कमीशन अपील वाली हैं। सेकंड फॉरम, ये दूसरा दरवाजा है जो आप खटखटाएंगे अगर कमीशन अपील ने। अच्छा, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, चले पहले पढ़ते हैं फिर साथ साथ बताता हूं। वेयर टैक्स पेयर और कमिश्नर ऑब्जेक्ट्स टू एन ऑर्डर पास्ड बाय द कमीशन अपील, द टैक्स पेयर और कमिश्नर में अपील टू एपेलेट ट्रिब्यूनल विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ सच ऑर्डर। सर देखें, पीछे हमने पढ़ा था कि आपकी मर्जी है या ट्रिब्यूनल पे अपील कर लें या कमिश्नर अपील के पास अपील कर लें, आपकी मर्जी है। जो लोग डायरेक्ट इधर आ जाएंगे वो तो चले डायरेक्ट आ जाएंगे, उनके ऊपर ये वाला पॉइंट नहीं लगता। लेकिन जो बंदा पहले कमिश्नर अपील चला गया ना, उसके बाद यहां पर आ सकता है, ठीक है? उसके बाद भी यहां पर आ सकते हैं। ये नहीं है कि दोनों में से बस किसी एक के पास ही जाना। आप अपील्स कमिश्नर के पास पहले चले जाएं, वहां से फैसला आपके हक में नहीं आया तो यहां पर आ जाए। अच्छा, यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि कमिश्नर अपील कमिश्नर के खिलाफ फैसला दे दे, आपके हक में दे दे, तो फिर कमिश्नर भी आ सकता है इधर ट्राइब्यूनल में, तो दोनों लोग आ सकते हैं। लेकिन यह काम आपने कब करना है? कमिश्नर अपील के फैसला मिलने के 30 दिन के अंदर। हाउएवर, टैक्स पेयर में डायरेक्टली अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एफबीआर और कमिश्नर, ये लिखा हुआ है। वो कहता है आपके पास ऑप्शन है, डायरेक्ट भी अगर आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन लोग ना नॉर्मली डायरेक्टली इधर ही आते हैं। उसकी मैं आपको रीजन बता देता हूँ, गलत हो सकता हूँ मैं, सैंपल साइज का भी फर्क हो सकता है। देखिए, नॉर्मली कमिश्नर अपील तो एक ही बंदा है ना, वहां पे ना फैसला फेवरेटिज्म की नजर हो जाता है, क्योंकि बहरहाल देखें हैं तो सारे कमिश्नर ही हैं, तो सारे कमिश्नर ही। अब फॉर एग्जांपल कुछ टीचर हैं यहाँ पे पीआरसी के हैं, कुछ हैं कैफ के हैं। अब पीआरसी और कैफ वाले अलग अलग हैं, लेकिन क्या आपको क्या लगता है उनकी दोस्तियां नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। तो ये बिल्कुल ऐसी है, माना दोनों अलग अलग बिल्डिंग में बैठते हैं, दोनों का निज़ाम अलग है, लेकिन बहरहाल हैं तो कमिश्नर ही, दोस्तियां तो होती हैं। तो यहाँ पे ना अक्सर फैसला ना सुनने में आया है, लोग कहते हैं कि सर नहीं, फेवरेटिज्म की नज़र हो जाता है।
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का शिकार हो जाता है। तो फिर लोग कोशिश करते हैं कि सीधा ट्रिब्यूनल ही आ जाए, वहां पे जो टाइम ज़ाया करना है इधर ही आ जाए। इधर 2 या 2 से ज़्यादा जज होते हैं, ज़रा इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, क्योंकि ये कमिश्नर तो नहीं है सारे, ये तो इंडिपेंडेंट लोग हैं सारे। इंडिपेंडेंट लोग होते हैं तो यहाँ पे फैसला ना ज़रा सही हो जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, तो हम डायरेक्ट इधर ही आते हैं। तो पहले ना सब लोग कमिश्नर अपील के पास जाते थे और वहां से इधर आते थे, तो कमिश्नर अपील के पास इतना पलंदा पड़ा रहता था हर वक्त। तो फिर लोगों ने कहा सर ना, यहाँ से हमें वो मर्जी का फैसला मिलना है, कुछ होना तो है नहीं यहाँ पे, जाना सबने उधर ही है, तो आप हमें डायरेक्ट भी ऑप्शन दे दें। तो अब हुकूमत ने डायरेक्ट लॉ में ऑप्शन दे दिया है कि अगर आप डायरेक्ट भी जाना चाहें तो आप चले जाएं, ताकि कमिश्नर अपील के ऊपर से बोझ कम हो। हाई कोर्ट के पास नहीं 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 नहीं, ना ना ना, इसके फैसले पे ऑब्जेक्शन हो तो फिर कमिश्नर अपील नहीं है, फिर हाई कोर्ट है, क्योंकि सबसे पहला फॉरम अपील है, दूसरा ट्राइब्यूनल है, तीसरा हाई कोर्ट है, चौथा सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर आप कमिश्नर अपील को एक दफा बाईपास कर गए ना तो बस कर गए, फिर वापस नहीं आ सकते उधर, फिर ऊपर ही जाएंगे। यार ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, आप क्या समझ रहे हैं? समझ गए, अच्छा। चलें जी आगे। ये इस तरह का एक कमरा होता है जहां पे ना बेंचों पे जज बैठे होते हैं। सही कह रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा। आप समझे एक अदालत ही होती है ये। ट्राइब्यूनल एक बिल्डिंग है जिसके अंदर डिफरेंट जजेस बैठे हुए हैं, और वो जजेस कौन है? वो ये लोग हैं, ये ढेर सारे लोग हैं। कोई 5-10 चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, 5-10 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट होंगे, फिर 5-10 FBR के 21वें ग्रेड के होंगे, चेयरमैन होगा, इस तरह करके ना कोई 15-20 लोग होंगे। अब केस आ रहे होंगे, वो चेयरमैन 3 लोगों को कहेगा आप 3 मिलकर ये केस सुन लें, आप 2 मिलकर ये केस सुन लें, आप 4 लोग ये केस सुन लें। वो जैसे केस की नहीं होते कि उतने लोगों का बेंच बना के तो कहेगा आप लोग केस सुन लें। और ये कोई एक बेंच एक केस नहीं सुन रहा होता, ये दिन के 10-12-15 केस सुन रहे होते हैं, क्योंकि इनका काम ही यही होता है। आधा घंटा उनका केस सुन लिया, घंटा उनका सुन लिया, 15 मिनट उनका सुन लिया, यूं करते हुए तो ये केस निपटा रहे होते हैं और फिर ये केस के फैसले दे रहे होते हैं। ठीक है, आप समझेंगे अदालत ही, ये FBR की अदालत है। रिक्वायरमेंट्स क्या है जी अपील फाइल करने की? एन अपील शैल बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, बता दिया, वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, फी होगी, और ट्रिब्यूनल में आप ये अपील करेंगे 30 दिन के अंदर अंदर। 30 दिन कब से होंगे? फैसला जब आपको मिलेगा। अब सर फैसले 2 तरह से आपको मिल सकते हैं, या तो कमिश्नर अपील आपको फैसला देगा अगर वहां से आ रहे हैं, और अगर डायरेक्ट आ रहे हैं तो फिर कमिश्नर फैसला देगा आपको। तो फैसला मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह। फीस कितनी है और इंडिविजुअल और AOP की कितनी है? ठीक है, क्या अपील वक्त गुजरने के बाद फाइल की जा सकती है? 30 दिन के बाद फाइल हो सकती है? वो कहता है कि द ट्राइब्यूनल मे एडमिट एन अपील आफ्टर 30 days इफ द पर्सन वॉज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फाइलिंग द अपील विद। 30 दिन के बाद भी आप अपील फाइल कर सकते हैं अगर मुनासिब वजह थी, और मुनासिब वजह मैंने आपको बता दी थी पहले, घर की सफाइयां कर रहे थे आप, ठीक है, फंस गए थे, थोड़ा सा जरूरी था वो भी काम करना। ओके, आगे चले। What is the status of demand raised when taxpayer is going to file an appeal? सर जो आपके खिलाफ डिमांड उसने मांगी है, जो टैक्स आपने मांगा है, उसका स्टेटस क्या होगा? सर इवन इफ अपील हैज बीन फाइल्ड टैक्स शेल स्टिल बी पेएबल इन अकॉर्डेंस विद द असेसमेंट मेड। टैक्स आपको पे करके जाना पड़ेगा। हाँ, अगर रिकवरी पे स्टे दे दिया है ट्रिब्यूनल में, फिर आप पे ना करें। और इसका भी वही तरीका है, जैसे आप कमिश्नर अपील के पास फटे पुराने कपड़े पहन के गए थे ना, बिल्कुल वैसे ही फटे पुराने कपड़े पहन के आप ट्रिब्यूनल के पास चले जाओ और कह दें सर मैं टैक्स पे नहीं कर सकता, मैं मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, मेहरबानी करें सर, माफ़ी दे दें, तो वो आपको स्टे दे देगा। However, on filing of application, the appellate tribunal may, after giving commissioner opportunity of hearing, stay recovery for ट्राइब्यूनल वाले भी फोन करेंगे, कमिश्नर यार बड़ा ही गरीब आदमी है, इसके पास पैसे नहीं है, रिकवरी स्टे दे दे इसको। सर ये फिल्म यहाँ भी पहुंच गई, यार फिल्म नहीं है, इसके पास वाकई पैसे नहीं है, सर आप दे दे स्टे, मैं क्या आप कर सकता हूँ। तो 90 दिन का स्टे आपको दे दिया जाएगा, 90 दिन तक आपको कोई तंग नहीं करेगा। द स्टे ऑर्डर शेल सीज एंड कमिश्नर कैन रिकवर टैक्स इफ द टैक्सपेयर डज नॉट फॉलो द हियरिंग शेड्यूल ऑफ अपील मेड बाय द ट्राइब्यूनल। सर ट्राइब्यूनल हियरिंग का ना पूरा शेड्यूल दे देता है,
ठीक है, इस दिन इस तारीख पे आपकी केस की सुनवाई होगी। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे ना, रिकवरी जो है वो आपसे स्टे खत्म हो जाएगा और आपसे टैक्स रिकवर कर लिया जाएगा। Where an appeal is not decided within the statutory period by the appellate tribunal, the stay order shall not cease till finalization of appeal by tribunal। तो सर क्या होगा, अगर आपकी अपील टाइम पीरियड के अंदर ट्राइब्यूनल ने डिसाइड नहीं की तो आपका टैक्स रिकवरी का स्टे कायम रहेगा। ठीक होगी बात सर? यहां तक कोई सवाल? सब अच्छा है? कर लें जरा 2 मिनट साथ वाले से गुफ्तगू, फिर आगे चलते हैं। वो ये कौन है? अस्तगफिरुल्लाह, ये किसने तस्वीर मेरी शेयर की हुई है ओके ब्रो वाली? ये कौन है? ये ओके ब्रो वाला कौन है यार? ये कैसे बनाई है? नहीं तो ये बनी कैसे है? हाँ ओके ब्रो, अच्छा अच्छा, और तुमने वो ओके ब्रो बना दिया यार? चेक करो ये कैसे जालिम बच्चे हैं। कौन सी बातें की है? हाँ वो छोड़ो, तो इसमें कौन सा झूठ है? इसमें कौन सा झूठ है? ओ दफा कर, 20 साल बाद तेरे से पूछूंगा। क्या तारीख है आज? 18 जुलाई। 5 सितंबर नहीं, 18 जुलाई। बोल, आएगा आएगा, बोल, मिलेंगे इसी जगह ओके ठीक है सर, फिर देखते हैं। ठीक है सर, ओके। सर कैमरा ऑन यार, खुदा का वास्ता है इजाज भाई, कैमरा तो बंद कर दिया करें यार। वो भी कह रहे हैं चिल मॉल, आज तो अन्नी मत जानी है। चले जी, डिसीजन ऑफ अपील्स बाय द ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल फैसला सुनाएगी तो कैसे सुनाएगी? मुंह से सुनाएगी और कैसे सुनाएगी? एपलेट ट्राइब्यूनल शैल डिसाइड अपील विद इन 90 दिन। 90 दिन के अंदर फैसला सुनाएगी। अपील्स पेंडिंग, अच्छा ये पुराना पॉइंट है, ये पॉइंट उस वक्त आया था जब 2024 में कानून आया था। अपील्स पेंडिंग बिफोर ATIR ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ टैक्स लॉ 2024 शैल बी डिसाइडेड विद इन 180 डेज। उस वक्त कहा गया था कि अभी ये कानून नया नया आया है, तो जितने केस ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है ना, 180 दिन में इनके फैसले करें। Where an appeal is not decided in above period, appellate tribunal shall seek condonation from Minister of Law and Justice nor extend। सर ये condonation हम कहते हैं कि जब आपने कोई एक्सटेंशन लेनी हो ना, तो लीगली इसका नाम है कॉन्डोनेशन। एक्सटेंशन का लीगल नाम है कॉन्डोनेशन। तो आप क्या करते हैं जी, आप मिनिस्टर ऑफ लॉ, मेरे ख्याल में वफाकी वजीर कानून के इंसाफ एक ही होता है, वजीर कानून होता है ना, हाँ, वजीर कानून से आप 90 दिन की एक्सटेंशन लेंगे। तो 180 दिन के अंदर अंदर आपने केस करने पुराने खत्म, लेकिन अगर वो ना हुए तो मजीद आप 90 दिन की एक्सटेंशन ले लें। पहली हियरिंग पे क्या होगा? चाय पिलाई जाएगी? नहीं सर, शैल ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द टैक्स पेयर। पहले दिन आपको इज्जत से बुलाया जाएगा ट्राइब्यूनल, और आपके नोटिस में लाया जाएगा द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पंचायत। सर एक पंचायत है 134A में आ रही है, कहा जाएगा सर देखें हमारे पास एक पंचायत भी है जो गांव के दरख्त के नीचे मंजी पे बैठती है, अगर आप ये केस वहां पे सुनाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, यहीं से वहां चले जाएं, ना खुदख्वार हो ना हमें करें। ये आपको पहले दिन बताया जाएगा। ठीक है। इफ टैक्स पेयर डिक्लाइंस द ऑप्शन ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आपने कहा नहीं जाना सर, मैंने केस इसी बिल्डिंग में सुनवाना है, एंड विशेस टू कंटिन्यू विद द अपील, ट्राइब्यूनल क्या करेगा? तारीख फिक्स कर देगा और डेट्स ऑफ हियरिंग एंड डिसीजन ऑफ द अपील इन कंसल्टेशन विद टैक्स पेयर एंड कमिश्नर। और ये तमाम तारीखें और वक्त ना आपको 90 दिन का प्लान पहले से मिल जाएगा कि किस किस दिन आपकी हियरिंग होगी। सारा कुछ उसी वक्त आपको भी और कमिश्नर को भी आगाह कर दिया जाएगा। द एपलेट ट्राइब्यूनल शैल इंश्योर स्ट्रिक्ट एडहेरेंस बाय द टैक्स पेयर एंड द कमिश्नर
टू द हेयरिंग शेड्यूल। सर आपने हेयरिंग शेड्यूल पे पूरा उतरना, अगर आप आगे पीछे हो गए ना तो सर मसला है। एंड शेल हियर एंड डिसाइड द अपील ऑन द डेट और डेट्स फिक्स्ड, उन्हीं दिनों पे हियरिंग होगी। हाँ, एडजर्नमेंट आपको मिल जाएगी वेयर देयर आर कंपेलिंग रीजंस फॉर एडजर्नमेंट टू बी रिकॉर्डेड बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल। रीजंस होनी चाहिए कि भाई क्यों ये केस आज की तारीख में नहीं सुना गया जबकि इनिशियल प्लान में था। और मैंडेटरी पेमेंट फिक्स बाय द ट्रिब्यूनल विच शैल बी एटलीस्ट 50,000। सर एडजर्नमेंट एवी नहीं मिलती, अगर आप तारीख चेंज करवाना चाह रहे हो तो 50,000 कम से कम आपको देने पड़ेंगे। सरकारी फीस है, कुछ और मत समझिएगा इसे। वेयर द अपील रिलेट्स टू असेसमेंट ऑर्डर, पैसों का मामला है, द एपलेट ट्राइब्यूनल में मेक एन ऑर्डर। वही सारी बातें हैं कि ट्राइब्यूनल पिछली कमिश्नर का फैसला कंफर्म भी कर सकता है, उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, उसको कैंसिल भी कर सकता है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रिमांड द केस टू द कमिश्नर फॉर मेकिंग इंक्वायरी। कभी कभार ना कमिश्नर ने सही केस सुना नहीं होता, ट्रिब्यूनल जब केस सुनना शुरू करता है ना तो उसको लगता है कि यार ये तो कमिश्नर ने सही काम ही नहीं किया हुआ, तो बजाय इसके कि वो फैसला टैक्स पेयर के हक में करे, वो रिमांड बैक कर देता है और कहता है कमिश्नर दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा इंक्वायरी करो, दोबारा पूछताछ करो। जैसे ही अक्सर आपने सुना होगा ना किसी का रिमांड मंजूर हो गया, वो भी कुछ ऐसी चीज होती है, वो उतने दिनों में ना उससे वो उगलवाना होता है उन्होंने कि हाँ अभी बताओ हुआ क्या था। और वैसे आपको जस्ट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं, हमारे एक लॉ के टीचर अभी भी माशाल्लाह हैं जिनसे मैंने ये बिजनेस लॉ पढ़ा हुआ है सारा सीए का, वो बताते होते थे, अब उन्होंने ही बताया, मुझे तो नहीं कंफर्म, कि ये मारने कूटने की इजाज़त नहीं होती। हाँ, आप इस तरीके से उनको कह सकते हैं जिससे ना वो करे, जैसे आप उसके सेल में चूहे छोड़ दें, टेम्परेचर चेंज कर दें, कुछ तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो हाथ नहीं लगा सकते आप किसी को। लेकिन यहाँ पे तो आपको पता है फिर मसले मसाइल और भी हैं। तो इस तरह की वो कहते थे कि ये इस तरह के ना कुछ टैक्टिक्स होते हैं जिससे आप जो है ना वो कन्विंस करते हैं अगले को कि वो जवाब दे। पहले तो सर देखें बड़ी बात है, आराम से प्यार से ही बात होती है, लेकिन जब वो थोड़ा मसला होता है तो फिर आपको भी हरकत करनी पड़ती है। तो एनीवेज, तो ये रिमांड से ये होता है कि कमिश्नर को वापस केस भेजा जाता है और कहा जाता है कि भाई आप दोबारा सुने, आपने सही नहीं सुना, या कोई भी ऐसा फैसला जो ट्रिब्यूनल समझे कि हो सकता है। ये सर पढ़ें ज़रा, ये वही पुराना पॉइंट है कमिश्नर वाला। क्या ट्राइब्यूनल आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ा सकता है? बिल्कुल बढ़ा सकता है, रिफंड कम कर सकता है अगर शो कॉज दिया जाए आपको। और ये वही एओपी वाला पॉइंट है, इसको भी पढ़ लें, पांचवा छठा भी पढ़ लें। R1 का कोर्स खत्म हो गया, R1 खत्म हो गई, प्री बैच वाली खत्म हुई है, पोस्ट वाली खत्म हुई है? प्री वाली खत्म हुई है, इन्हीं जुमेरात को, मंगल आज क्या तारीख है? 18 19 बुध को हो गए। हाँ ठीक, ठीक हो गया। पढ़ लिया आपने पांचवा छठा? ओके। अगर अपील किसी पैसों के अलावा फैसले की बात है, आपको अंडरटेकर का रिप्रेजेंटेटिव करार दे दिया गया है, तो वही बात है, फैसला ओके भी किया जा सकता है, कैंसिल भी किया जा सकता है, मॉडिफाई भी किया जा सकता है। ट्राइब्यूनल फैसला टैक्स पेयर को और कमिश्नर को सुना देगा। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, द डिसीजन ऑफ ट्राइब्यूनल शैल बी फाइनल। ट्राइब्यूनल का फैसला खत्म ही होगा। ये क्या बात हुई? मैं आपको कह रहा हूं आप इसके बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो कह रहे हैं फैसला खत्म ही होगा। सर दो चीजें हैं, एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये बात आपके साथ हुई थी, और एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ मैंने आपको बताया था कि कानून का अगर कोई मसला है ना तो फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ है। जैसे हमारी एग्जांपल में ये चल रहा है कि कैश में पेमेंट मैंने की थी कि नहीं की थी, ये दिस इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। मैंने क्या किया था ये लॉ की किताब नहीं बताएगी, ये तो आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, ठीक है, इंक्वायरी करनी पड़ेगी। हाँ, ये झगड़ा अगर है ना कि भाई कैश में पेमेंट कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये कानून की किताब में बता सकती है। तो सर अगर तो मसला क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का है तो सर बात यहीं पे रुक गई, बस खत्म हुई बात। आपको आपके ऊपर ट्रिब्यूनल का फैसला जो है वो बाइंडिंग होगा, आप आगे हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। हाँ, अगर झगड़ा क्वेश्चन ऑफ लॉ का है तो फिर आप आगे हाई कोर्ट में जा सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई कोर्ट फैक्ट्स को नहीं देखता, वो कहता है भाई मैं इतना बड़ा कोर्ट हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ के ये चेक करूंगा, तुम्हारी रसीदें चेक करूंगा कि पेमेंट कैश में हुई थी या किस में हुई थी?
मैं ये चेक करूंगा तो हमारा प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज था या नहीं था, मैं ये चेक करूंगा कि टैक्स काटा था कि नहीं काटा था, मैं ये चेक नहीं करूंगा। हाँ, टैक्स काटना चाहिए था या नहीं चाहिए था ये लेके आ जाओ मेरे पास। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये सवाल लेके आओ मेरे पास। जहां लॉ की इंटरप्रिटेशन करानी है ना, मेरे पास आ जाओ। ये फजूल बातें मेरे पास मत लेके आया करो कि जी ये देखें सर मैंने तो क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट की थी, ये तो मान ही नहीं रहा, मेरा तो देखें प्रोविडेंट फंड ही रिकॉग्नाइज्ड है, ये देखें मेरी तो सैलरी 32,000 से ऊपर थी। ये बातें मैं नहीं बताऊंगा, फैक्ट्स मेरे पास नहीं लेके आने, सिर्फ इंटरप्रिटेशन मेरे पास लेके आने। ठीक होगी बात? तो इस तरह का कोई भी मसला होगा वो फिर आप आगे लेके चलेंगे। कोई सवाल? कोई सवाल? सर मेरे ख्याल में ना बस इसको यहीं तक रखते हैं, वरना ये ना बड़ा ज़्यादा 4 सफ़े हमने पढ़ ली हैं और ये काफ़ी हैं, आप लोगों ने पता नहीं याद भी करने, वैसे तो मेरा हासा निकल रहा है ये कहते हुए कि याद भी करने हैं ये। ठीक है, तो बहरहाल अगले 4 फिर अगली क्लास में, अगले सेशन में। ठीक है जी, मुलाकात होती है। इंजॉय योर वीकेंड। अल्लाह हाफिज़।